जब देखो, कल अपन ने सल्तनत काल स्टार्ट किया था और दो वंश मैंने पढ़ा दिए थे आपको, गुलाम वंश, खिलजी वंश। हमको पता था कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर कब्जा किया पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, दो युद्ध लड़े थे, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा। तराइन का पहला 1191 में, दूसरा 1192 में, याद है आप लोगों को। और इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध जीता जयचंद को हरा करके 1194 में, और इस युद्ध को जीत करके 1205 तक उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और जो इसने कब्जा किया था उस हिस्से को वह अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन गुलाम वंश में चार महत्वपूर्ण शासक थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। इस गुलाम वंश के शमसुद्दीन कैमूर के बाद में नया वंश आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, और उसके बाद में जो सबसे महान शासक हुआ वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की और भारत में दक्षिण भारत तक जो है गुलाम वंश को पहुंचा दिया। उसने अनेक युद्ध लड़े, उसने चित्तौड़ को जीता, उसने गुजरात में जीता, दक्षिण में देवगिरी, तेलंगाना, है ना, इस सब को जीतते हुए। उसका सेनापति का नाम मलिक काफूर था। और जो है फिर इसके बाद में सॉरी, अगला वंश जो आता है वो आता है हमारा कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो समय रहता है वो 1320 से रहता है। 1320 से तुगलक वंश जो है दिल्ली की सल्तनत की गद्दी संभालता है। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यह जो है गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1320 में गद्दी पर बैठता है और 1325 तक गद्दी पर बैठता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। यह दीपालपुर का सूबेदार था। जब खिलजी वंश का शासन चल रहा था तब यह दीपालपुर का सूबेदार था, जिसने 5 सितंबर 1320 को अंतिम खिलजी शासक, जिसका नाम था खुसरो शाह, इसको भी आप याद रख लेना, खिलजी वंश का आखिरी राजा कौन था? खुसरो शाह। खुसरो शाह को पराजित कर दिया और तुगलक वंश की नींव रखी। अब यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को हरा करके 1320 में दिल्ली की जो है गद्दी पर बैठता है, या सल्तनत काल का के खिलजी वंश की स्थापना करता है। 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ये आपने देखें कि ज्यादातर तुगलक जो है जितना भी गुलाम वंश है, सल्तनत काल है, उसमें चाहे तो गुलाम वंश हो या फिर खिलजी वंश हो या तुगलक वंश हो, ये तीनों वंश कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? तुर्क, है ना। सैयद और बाद में केवल लोधी वंश जो आता है वो केवल अफगान था। पांचों में से केवल लोधी अफगान है, बाकी सभी क्या हैं? तुर्क हैं। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का पिता कौरोना तुर्क था तथा माता पंजाब के जाट की पुत्री थी। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। ये देखो, मंगोल, इससे पहले भी मंगोलों की बात हुई थी। मंगोल कौन है? आप अगर देखेंगे विश्व के नक्शे में तो ये चाइना जो है, चाइना के ऊपर जो एक जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया से आने वाले जो खतरनाक योद्धा थे उन्हें अपन क्या कहते हैं? मंगोल कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी या काफिरों का घातक की उपाधि धारण की। देखो ध्यान से सुनना, ये गाजी की उपाधि आपको बहुत बार मिलेगी। गाजी किसे कहते हैं? जो ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं या जो एक अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि गैर मुसलमान, वो सभी क्या कहलाते हैं? काफिर। क्या कहलाते हैं? काफिर। और जो काफिरों को मारने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं गाजी। क्या कहते हैं? गाजी। ठीक है। तो गाजी की उपाधि धारण की किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम, रस्म ये मियान को बनाया और लगान के रूप में कर 1/10 या 1/12 भाग वसूल किया। लगान, कर, भू राजस्व, जमीन की उपज का 1/10 या 1/12
भाग इसने क्या टैक्स लगाया। गयासुद्दीन ने नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था। ये वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया। प्रश्न बनेगा कि सल्तनत काल में उस सुल्तान का नाम बताओ जिसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया था। वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था। अमीर खुसरो, ये कथन मोस्ट है, इसको आप अपने नोट्स में इंपोर्टेंट लिख सकते हैं। अमीर खुसरो का कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था। इसका मतलब क्या है कि वह बहुत ही होशियार व्यक्ति था, वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति। सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखना मतलब उसका जो मस्तिष्क था, उसका जो दिमाग था, वो बहुत ज्यादा अत्यधिक विद्वान व्यक्ति था। पंडित मतलब क्या होता है? विद्वान होता है। तो सैकड़ों पंडितों के बराबर ये विद्वान था। तो सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था, ऐसा कैसा कथन है अमीर खुसरो का। और किसके बारे में कथन है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ध्यान रख से सुनिए, अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे, है ना, और हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तबला और सितार का आविष्कार किया, हिंदी भाषा का नामकरण किया, 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। तोताए हिंद ने कहा जाता है। कल भी बताया था, फिर बता दिया, नोट्स में लिखा है, अच्छे से पढ़ लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक के गुरु थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और ये बहुत ही फेमस वाक्य है, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। ये हम आम तौर पे कहावत में भी कहते रहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। कोई काम जो कठिन होता है उसके लिए कह देते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए ये चूंकि उस समय बंगाल का जो है गवर्नर वगैरह हुआ करता था और ये दिल्ली पर शासन करने के लिए आ रहा था, तो इसने ऐसी उनसे बहस महस हो गई होगी, तो उन्होंने कह दिया बेटा तू बहुत हवा में उड़ रहा है, दिल्ली अभी दूर है। और वास्तव में ये दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया और रास्ते में इसकी मौत हो गई थी, है ना। गयासुद्दीन का मकबरा कृत्रिम झील के अंदर, कृत्रिम झील मतलब कोई तालाब बनाया है, तालाब के अंदर है। इसकी दीवारें मिस्र के पिरामिडों की भांति, मिस्र के पिरामिड नहीं ऐसे होते हैं मिस्र के पिरामिड, है ना, मिस्र के पिरामिडों की भांति भीतर की ओर झुकी हुई है। इस मकबरे का पंचभुजीय होना इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। मकबरे में अमल और कलश का प्रयोग हिंदू मंदिरों के समान किए, जैसे कलश बनाए जाते हैं अपने मंदिरों में, ऐसे इसमें कलश भी बनाए गए। तो गयासुद्दीन तुगलक से बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनते। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया कि गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने किससे कहा है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इस व्यक्ति का से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए ये बहुत लंबे समय तक गद्दी पे रहा है, 1325 से 1351 तक। समय देख लीजिए इसका, 1325 से 1351, 26 साल तक इसने शासन, 25-26 साल शासन किया इसने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर कहा जाए कि जितने भी सुल्तान हुए हैं उन सभी सुल्तानों में, पूरे 1206 से 1526 के बीच जितने भी सुल्तान हुए हैं, उन सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इस व्यक्ति को बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, रक्त का पिपासु, खून का प्यासा भी कहा जाता है। इसे बुद्धिमान भी कहा जा रहा है और मूर्ख भी कहा जा रहा है। दिमाग से समझिए, बुद्धिमान मूर्ख शासक। क्योंकि ये बुद्धिमान तो बहुत था, इसने जो जो निर्णय लिए वो बड़े ही तर्कपूर्ण और बड़े दूरदर्शिता वाले निर्णय थे, दूर की सोच के निर्णय लिए थे। पर इसके साथ किस्मत नहीं थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद के बिना तुगलक, मतलब ऐसे अपन याद करें, इसके साथ भगवान नहीं था, इसके साथ किस्मत नहीं थी, मोहम्मद बिन था ये,
है ना, बिना मोहब्बत के था। तो इसने देखो, ये समझ लिए, इसने इसने 4-5 निर्णय लिए। वो निर्णय अगर हम देखें तो बड़े अच्छे निर्णय थे। जैसे देखिए, इसने दिमाग लगाया कि भाई भारत की जो है राजधानी दिल्ली में है, और दिल्ली, और जबकि भारत का शासन पूरे भारत में है, मतलब सल्तनत काल जो है पूरे भारत में फैला हुआ है। तो इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए, जैसे मान लीजिए राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली में, जबकि राज्य तो पूरे भारत में यहाँ यहाँ तक फैला हुआ है, तो अब दिल्ली पड़ गई ऊपर। तो इसलिए उसने दिमाग लगाया कि जब पूरे भारत में शासन हमें करना है तो राजधानी बीच में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? बीच में। तो वो बीच की जगह कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। इधर से इधर भी बराबर, इधर ही बराबर, सब में बराबर बराबर पड़ जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, महाराष्ट्र में, देवगिरी वही जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यादव वंश का साम्राज्य था यहाँ पर, और देवगिरी बदल दिया जाए, और उसने उसका नाम रख दिया दौलताबाद। ये इसने निर्णय लिया। देखा जाए तो प्रथम दृष्टि में निर्णय बहुत अच्छा है, पर वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए। हुआ क्या कि एक तो राजधानी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया, और ट्रांसफर किया गया तो बहुत समय लगेगा। अब राजधानी को पूरा की पूरी उठा के शिफ्ट करना दूसरी जगह कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं है। पूरे ऑफिस आए होंगे, पूरे महल बने होंगे, और न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं वहीं होंगी। पूरी जनता यहाँ से यहाँ आई, बहुत से लोग तो नहीं आए, वो यहीं रह गए। अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ के कौन जाता है इतनी दूर तक? एक चीज। दूसरा, यहाँ की जलवायु थोड़ी सी ठंडी जलवायु हो, यहाँ की जलवायु गर्म जलवायु है। दूसरी है ना, तो अब ये राज जो व्यक्ति उस समय थे, उसके मंत्री वगैरह, सेनापति वगैरह, वो इस महत्व को नहीं समझ पाए। तो आदमी कुछ, अब ऐसा तो नहीं कि साहब असुनर गुना होगा अप डाउन कर दो, तो कुछ लोग नहीं आए, कुछ आए, है ना। बाकी रानियां मानियां भी कि तुम गर्मी में ले आए, जहाँ मतलब हजार प्रकार की बातें हुई, और बाद में उसे अपने इस निर्णय को बदलना पड़ा। दिल्ली से देवगिरी राजधानी बदली, फिर राजधानी देवगिरी से वापस दिल्ली लाई गई। तो उसका ये निर्णय फेल हो गए, उसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद हो गया। उसने दिमाग लगाया कि यार ये जो है पूरा भारत में एक जैसी जमीन तो है नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, कहीं अपन देखते हैं कोई अच्छी जमीन है जहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, नदियाँ हैं, वो तो वहाँ पर 1 बीघा में 15-20 कुंटल गेहूँ निकल रहे हैं। और कहीं बेचारे के पानी की बिल्कुल पठारू जमीन है और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ 4-5 कुंटल निकलते हैं 1 बीघा में। अब 1 बीघा में जहाँ 4-5 कुंटल गेहूँ निकल रहे हैं और 1 बीघा में जहाँ 15-20 कुंटल गेहूँ निकल रहे हैं, तो दोनों से बराबर टैक्स लेना ये सही तो नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसने दिमाग लगाया कि यार जो उपजाऊ जमीन है, जहाँ ज़्यादा पानी है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, उन क्षेत्रों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। तो गंगा यमुना दोआब, ये नदी गंगा है, ये नदी यमुना है, तो ये जो पूरा उत्तर प्रदेश बिहार है, पूरा जो क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कहलाता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच क्षेत्र। इस क्षेत्र पर उसने कर वृद्धि कर दी, टैक्स को बढ़ा दिया। पर बात वही कि इसके निर्णय तो अच्छे थे। अब कितना अच्छा निर्णय था, भाई इन पे ज्यादा टैक्स लगेगा और सब लोगों को कम टैक्स लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि उसी समय अकाल पड़ गया इस क्षेत्र में और वर्षा नहीं हुई, तो पूरा इसने जो निर्णय लिया था वो निर्णय इसका फेल हो गया। दूसरा, फिर इसने तीसरा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसने दिमाग लगाया कि यार ऐसा काम करते हैं अपन, जो है सोने चांदी के सिक्के चलते थे, दीनार वगैरह, है ना, टके वगैरह। उसने कहा यार ये सोना चांदी बहुमूल्य धातु हैं, और लोग बाग आम व्यापार के लिए, हमेशा लेन देन के लिए ये सोने चांदी के सिक्कों का, मुद्राओं का उपयोग करते हैं। इससे ये बहुमूल्य धातु हैं। मुद्रा अब घिस रहे हैं, सिक्का मेरी जेब में, तेरी जेब में, जड़ वहाँ उठ, इससे ये सोना चांदी की धातु जो बहुत कीमती धातु हैं, ये खराब हो रही हैं, घिस रही हैं, नष्ट हो रही हैं। इसलिए इनकी जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास सांकेतिक मुद्रा है कि नहीं? कागज का नोट है भाई, कागज कागज है ना, उसकी क्या कीमत है? वो तो सरकार की सील लग गई है, सिग्नेचर हो गए, तो क्या है वो? मुद्रा है। वास्तव में तो सोना चांदी हीरा मोती यही मुद्रा होती हैं।
तो इसने इन सोने चांदी की बहुमूल्य धातुओं को बचाने के लिए जो है शीशे के या उसके चमड़े के तांबे के सिक्के चला दिए। तो लोगों ने, आजा ऐसे, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ, कोचिंग का पूछना है तो 1 मिनट में आ रहा हूँ, स्टॉप। हाँ, बात नहीं करो। तो इसने दस्तक लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि भाई ये सोने चांदी की बहुमूल्य की धातुएं हैं, इनको बचाए रखने के लिए ये अपन जो सिक्के जो इनके चलते हैं इन्हें बंद कर देते हैं, इनकी जगह तांबे के या चमड़े के सिक्के चला देते हैं। तो उसने चला दिए। उसने सभी को आदेश दे दिया कि भाई अपने सोने चांदी के सिक्के राजकोष में जमा कर दो और राजकोष से आप हमसे चमड़े के और तांबे के सिक्के ले लो। अब अपना सोना चांदी दे के तांबा और चमड़ा कौन लेगा? बहुत कम लोगों ने लिए। इसके उल्टे ये हो गया कि लोगों ने नकली तांबे के घर पे सिक्के बनाना और चमड़े के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। उसने देखा कि यार जितना पैसा हमने बनाया ही नहीं है उतना पैसा मार्केट में आ गया, बाजार में तो बहुत पैसा आ गया तांबे का और ये सब। तो उसको लगा कि इससे तो पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, तो उसको फिर अपने इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। अब वापस लेना पड़ा तो उसने ये कहना पड़ा कि भाई चलो ठीक है, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 500 के नोट, 1000 के नोट बंद हो गए, इन्हें जमा कर दो, इनके बदले में नए नोट ले जाओ। तो उन्होंने कहा साहब जो भी चमड़े के या तांबे के सिक्के हैं उन्हें सब आप जमा कर दो और बदले में आप सोने चांदी के सिक्के ले जाओ। तो उनने छापे थे 50 और उल्ट जमा हो गए 100। बात समझ रहे हो? वो लोग घर से बना बना के लाने लगे और तांबे के सिक्के उसके बदले में सोने के सिक्के ले जाने लगे। तो ये इसका निर्णय तो जो है बुद्धिमत्ता पूर्व था, पर हो गया उल्टा। इसने एक और चौथा इसने निर्णय लिया कि भाई ये जो पूरा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ पर अस्थिरता आ गई। अस्थिरता मतलब यहाँ पर कोई बड़ा राजा नहीं बचा, यहाँ पर छोटे छोटे से राज्य हो गए और आपस में ये है ना, खुरासान वगैरह में ये जो क्षेत्र अफगानिस्तान वाले इलाके में ये सभी राजा आपस में लड़ रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिमाग लगाया कि यार यहाँ पर अस्थिरता है, यहाँ पर कोई एक राजा नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इस समय इस पे आक्रमण कर देते हैं और इसको अपन जीत के अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो उसने बढ़िया दिमाग लगाया यार, क्योंकि हमेशा भारत में भी ऐसा ही हुआ, जब भी भारत टुकड़ों में बटा, भारत पे आक्रमण हुए, दूसरों ने कब्जा किया, इसने भी दिमाग लगाया कि यार यहाँ पर अस्थिरता है, छोटे छोटे राज्य हैं, अपन आक्रमण कर देते हैं और इसको जीत के मिला लेते हैं राज्य में। और इसने इसकी तैयारी शुरू कर दी और बहुत बड़ी मात्रा में सेना को भर्ती कर लिया और सेना को भर्ती किया और 1 साल की वेतन पेशगी में दे दी। पेशगी मतलब समझते हो, पहले ही एडवांस में, साल भर भर्ती हो गए कि तुम। वो बहुत बड़ी सेना भर्ती कर ली, सेना को तैयार किया, सब किया, वेतन से सैलरी दे दी, सब कुछ करके निपटा। तब तक यहाँ पर शांति हो गई और उसका जो है जो बेचारा सोच रहा था वो सपना फैल हो गया। ऐसे ही उसने एक 5वां निर्णय लिया, वो लिया कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नेपाल, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र कराचिल वगैरह को अपन जीत के अपने क्षेत्र में मिला लें।
और बहुत बड़ी सेना को उसने यहाँ पर भेजा। अब वो ये दिमाग लगाना भूल गया कि ये इसके पास जो सैनिक हैं ये सब दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इस इलाके के सैनिक हैं, आम अपन जैसे लोग, अपन अपन मैदानों में रहने वाले लोग हैं। वो अपन पहुंच जाए उत्तराखंड में पहाड़ों पर लड़ने किसी से, अपन नेक चढ़ेंगे उसको कुछ नहीं आ पाएंगे। अपन समझ रहे हो, वो उन लोगों को तो वहीं रह रहे हैं, उन्हें तो सब आते हैं पहाड़ों पर चढ़ने की, भागने की, वहीं 24 वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं। और हम लोग नीचे खड़े हैं और वो ऊपर पहाड़ों पर बैठे हैं, और वहां से अगर वे नेक्स्ट फतरा मारेंगे अपन उसको, अपन एक ही फतरा में पड़ जाएंगे, तो मेरे तीर तीर वहां तक पहुंच ही नहीं पाने। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, थोड़ी बहुत सफलता मिली और यहाँ उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया है ना। खून का प्यासा, रक्त का पिपासु इसे कहा गया है, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए आप, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये 1325 से 1351 तक रहा। यह गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मार्च 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक को मनिहारों का राजकुमार कहा जाता है। वेरी मोस्ट पॉइंट, क्या कहा जाता है? मनिहारों का राजकुमार कहा जाता है। इसका मूल नाम जूना खां या जौना खां था। इसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी। वेरी मोस्ट, ये भी दोनों पॉइंट मोस्ट हैं। मनिहारों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। इसको उलूग खां की उपाधि दी गई थी। ऐसे जूना खां इसका बचपन का नाम था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मध्यकाल में जितने भी सुल्तान हुए हैं उन सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा योग्य, शिक्षित व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया। इतिहासकार बर्नी, कल भी आया था बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 निर्णय लिए जो उसके 5 निर्णय फेल हो गए। नंबर 1, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, गंगा यमुना क्षेत्र में। तो ये 1326-27 में इसने करी, लेकिन वहां पर अकाल पड़ गया। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद। देवगिरी पुराना नाम है, उसका नाम क्या बदला था? दौलताबाद, है ना। ये भी इसका फेल हो गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सोने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाना, ये योजना ही फेल हो गई। ये 1329-30 में चलाई। खुरासान अभियान, ये उसने जो वहां पर अभियान खुरासान के लिए अफगानिस्तान तरफ बहुत बड़ी सेना भर्ती करी, ये 1 साल की वेतन पे स्कीम दे दी और मालूम चला कि वहां शांति हो गई। और लास्ट में कराचिल अभियान जो उसने पहाड़ी क्षेत्र में, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में जो उसने आक्रमण किया, और पहाड़ी सेना से इसकी मैदानी सेना नहीं टकरा पाई और इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ध्यान से समझिए, जो दक्षिण भारत का जो इलाका है, ये इलाका यहां तक साम्राज्य फैलाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेके आया था, वापस से फिर देवगिरी से दिल्ली पहुंचा, तो यहाँ का जो क्षेत्र था इसके हाथ से छूटने लगा और यहाँ पर 2 नए राज्य बन गए। एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य और एक का नाम था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य हिंदुओं का था और बहमनी साम्राज्य मुसलमानों का। लेकिन ये सल्तनत से अलग हो गए, ये सल्तनत क्षेत्र से अलग हो, ये स्वतंत्र राज्य हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम बदल के क्या रखा था? दौलताबाद। क्या रखा था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए वेरी मोस्ट अमीर ए कोही एक विभाग, नए विभाग की स्थापना की। अमीर ए कोही, ध्यान से सुनना। कुछ देखिए, वैसे मैंने सल्तनत कालीन बहुत सारे आपको ये पढ़ाए थे विभाग कि दीवाने विराजत वित्त विभाग, दीवाने अर्ध सैन्य विभाग, दीवाने मुस्तकार राजस्व विभाग, ऐसे ये लिखा है दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग। अब दीवाने को ही कृषि विभाग है, इसकी स्थापना किसने करी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऐसे ही मैंने कहा कि दीवाने बंदगान ये है फिरोज शाह तुगलक ने।
ये फिरोज शाह तुगलक ने। बात सही मारी। विभाग तो हमें पता होने चाहिए कि दीवाने बंदगान माने दासों का विभाग, लेकिन मैंने कल कहा था आपसे कि सबसे ज्यादा दास थे फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000, इसलिए उसने अलग ही विभाग बनाया था दीवाने बंदगान। कृषि सुधार के लिए उसने दीवाने खैरात, सॉरी, जो दीवाने कोही किसने बनाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। दीवाने कोही, दीवाने कोही का संबंध कैसे है? कृषि से। कैसे है? कृषि से। दीवाने कोही का संबंध कृषि से। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल का, पीतल और तांबा, मतलब फरिश्ता कहता है कि पीतल के सिक्के चलाए थे, जबकि वर्णी कहता है कि तांबे के सिक्के चलाए थे। फरिश्ता और वर्णी कौन है? ये इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई सोने चांदी की जगह पीतल की या तांबे की। ये कौन कह रहा है? फरिश्ता और वर्णी। धातु सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, मैंने कल बताया था आपको, अफ्रीका का यात्री आया था इब्न बतूता, जिसने किताब लिखी थी रेहला। कौन सी किताब लिखी थी? रेहला। यह याद, जो रोज पढ़ता है, जो रोज क्लास में जग के बैठता है, उसको सब याद रहता है। और जो बोई, जो हर दिन जैसे हैं, जो मैं हर दिन डायलॉग मार रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सब सारी चीजें कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो घर पे जाके फेंक देते हैं, न नोट्स देते, न पीपीटी देखते, न कुछ देखते। तो उनके लिए तो फिर वही बात है कि मैं हर दिन कहूँ रहला इब्न बतूता, वो साल भर कहता रहूँ, उनको याद होने ही नहीं। तो इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। 1333 में आया था तो 1325 से 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि बताइए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बताना पड़ेगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इब्न बतूता किताब का नाम क्या है? रेहला। क्या नाम है? रेहला। सुल्तान ने इसे काजी, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है भाई रेहला, में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। रेहला वेरी मोस्ट। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध के विद्रोह के दबाते समय थट्टा के समय गोडाल में हो गई। जब ये विद्रोह हो गया था सिंध में, तो उसे दबाने के लिए गया था, और वहीं पर लड़ाई लड़ते समय थट्टा के पास में गोडाल नाम की जगह है, जहां पर 1351 में 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक इस दुनिया से चला गया। ठीक है। इसके मरने के बाद इतिहासकार बर्नी लिखता है कि अंततः जनता को उससे और उसे जनता से मुक्ति मिल गई, है ना, क्योंकि जनता भी उसके निर्णयों से बड़ी परेशान थी, और वो भी मूर्ख लोगों जो उसके निर्णयों को समझ नहीं पा रहे थे, वो भी खुद इनसे परेशान था। जनता को उससे और उसे जनता से मुक्ति मिल गई। इसे रक्त का प्यासा, खून का पिपासु भी कहा जाता है। खून का प्यासा, रक्त का पिपासु, बुद्धिमान मूक शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, समझ गए मेरी बात? मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत से प्रश्न बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में बनता है फिरोज शाह तुगलक। देखो 3 राजा पड़े तुगलक वंश अभी तक हमने। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा आ गया है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, देखिए ये 1351 पे गद्दी पे बैठता है और 1388 तक रहता है शासक। 1351 से 1388 तक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 दिल्ली का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। वेरी मोस्ट। इससे पहले सभी हिंदुओं पर तो जजिया कर लगता था, पर ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त रखे गए थे। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। मैंने कल आपको बताए थे कि सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगते थे, है ना। उस्र था जो मुसलमानों पर कर था, जजिया, जकात, खराज, खम्स। खम्स युद्ध में लूटा गया, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, है ना, और खराज गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। तो ये कर लगाए जाते थे। जजिया जो कर था उसकी शुरुआत ब्राह्मणों पर तक
लगता तो पहले से था, पर ब्राह्मणों पर भी लगने लगा था। किसके टाइम से? फिरोज शाह तुगलक के समय से। इसके शासन काल में टोपरा खिजराबाद गांव से मेरठ से अशोक के 2 अभिलेखों को दिल्ली लाया गया। आपको याद आ रहा होगा, मैंने अशोक के शिलालेख पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। 7 स्तंभ लेख में दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ पढ़ाए थे। और वहां पर मैंने बताया था आपको कि एक को टोपरा से और दूसरे को मेरठ से उठा करके दिल्ली में रखवाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। याद आ रहा है क्या कुछ? दिल्ली में रखवाए हैं 2 अशोक के स्तंभ लेख। एक है लाया गया था मेरठ से, एक लाया गया था टोपरा से। दोनों को दिल्ली में कौन ने रखवाया है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर, यानी कि उड़ीसा में है जाजनगर। जाजनगर कहाँ है? उड़ीसा में। पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर एवं नगर कोट कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करवाया। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको तोड़वाया इसने, और नगर कोट कांगड़ा का जो मंदिर है उसको, मंदिरों को भी तोड़वाया। फिरोज शाह ने लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाए थे। कौन से? खराज, खम्स, जजिया, जकात। वेरी वेरी मोस्ट। कर सुधार के लिए जाने जाने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह का शासनकाल 2 चीजों के लिए बहुत याद किया जाता है, जहां से प्रश्न बनते हैं। एक तो टैक्स सिस्टम में सुधार, और दूसरा उसके दरबार में सबसे ज्यादा कौन रहते थे? बंदी, दीवाने बंदगान। इसने गरीबों के लिए दीवाने खैरात, है ना, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, अपने बंदियों के, दासों के मैनेजमेंट व्यवस्था प्रबंधन के लिए अलग से विभाग बनाए। इसके दरबार में 1,80,000 गुलाम रहते थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 और भूमि कर 1/5 या 1/2 भाग लिया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने फलों के लिए 1200 बाग लगवाए तथा 300 नए नगर बसाए। फिरोज शाह तुगलक, वेरी मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट, अगला पॉइंट वेरी मोस्ट है। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर, जैसे अभी होता है ना आपका रोजगार कार्यालय जहाँ पर पंजीयन करवाते हैं भैया, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपना नाम लिखवा दीजिए जाके। आपने 12th ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप जब भी नौकरी में फॉर्म डालें आपका रोजगार पंजीयन लगता है, जीवित रोजगार पंजीयन लगाया जाता है। पहले ये होता था कि कभी कभी के सीधी रोजगार कार्यालय से जो बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, सरकारी कारखाने जो है, सरकारी कारखाने को सीधे पहले लोग उठा लेते थे, वहीं से नौकरी लग जाती थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ पल्ले पड़ रही तुम लोगों के? पहले ये होता था कि जैसे अभी मैंने 12th कर लिया, मैंने मेरा रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा दिया, है ना, मैं मेरे काम में लगा हूँ, मैं कोई नौकरी तैयारी, कोई परीक्षा फॉर्म में नहीं डाल रहा। मान लीजिए गेल में वैकेंसी आई, गेल में कुछ वैकेंसी आई, वो गेल को कुछ 20, 25, 50 व्यक्ति चाहिए नौकरी के लिए, तो वो सीधा उन्होंने रोजगार कार्यालय फ़ोन लगाया, वहाँ से उन्होंने रैंडमली 20-25 लोगों की लिस्ट बनाई और भेज दी, और आपके घर में सीधा कॉल लेटर आ गया। आपके घर पे सीधा कॉल लेटर आ गया और आप फलानी तारीख को आई, आपका इंटरव्यू और आपको ज्वाइनिंग दे दी। सीधे नौकरी ऐसे लगती थी ना, अब नहीं लगती। अब तुम इंतजार मत करना, अब जनता बहुत है। ये आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ऐसे होता था, लग जाती थी, ऐसे नौकरी लग जाती थी लोगों को। पढ़े लिखे लोग ही कम हुआ करते थे, कम ही पढ़ते थे। 10वीं पास करना मुश्किल हुआ करता था। ज़्यादातर 80% आदमी 10वीं में फेल होके घर चले जाते थे। हमारे टाइम पे 10वीं पास करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा काम था। 10वीं पास हो गई, ये बहुत बड़ा काम था। आज इलाके में और हो जाती है, अगर फर्स्ट डिवीजन बन गई ना कोई 60% 10वीं में, 60% बन गई 10वीं में, तो मान लो वो तो फिर बहुत ही होशियार आदमी है, ब्रांड है वो। पास होना अपने आप में ही बड़ा काम था। 30%, 35% रिजल्ट आता 10वीं का, 10th का। 10वीं पास, 12th पास करना कठिन नहीं था, 10वीं पास करना बहुत कठिन था। तो रोजगार कार्यालय पहली बार जिस शासक ने खुलवाया था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी करवाए जिन्हें उसने अधा और विक कहा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अधा और विक,
देखो जैसे हमने कहा टका और जीतल चलाए थे शुरू में, है ना, किसने चलाए थे? इल्तुतमिश से चलाए थे टका और जीतल। याद आ रहा है तुम लोगों को? नहीं, पढ़ते जाओ आगे पीछे सब भूलते जाओ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि रोज का रोज पढ़ो। ऐसे आधा और विक किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुसलमान महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात, यानी खैरात बट रही है क्या? तो वो क्या है कि जो मुस्लिम महिला थी, विधवा विधवा और लड़कियों की मदद के लिए एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने खैरात। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग को बनाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात कौन ने बनाए? और दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक। अभी हाल पढ़ा गया यार पीछे, तुरंत यहीं के यहीं भूल जाते हो। अभी हाल नहीं पढ़ाया। दीवाने को ही कृषि विभाग सम्मत कौन ने, है ना? इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। इसने सैन्य पदों को कैसा कर दिया? वंशानुगत। वंशानुगत समझते हैं ना? वंशानुगत मतलब सेनापति हूं मैं तो मेरे बाद मेरा बेटा सेनापति बनेगा। थानेदार है, उसका बेटा थानेदार बन जाए। मतलब आप सेना में हो तो आपके बच्चे भी सेना में चले जाएंगे। सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक। अलग अलग सुल्तान अलग अलग काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बाजार मैनेजमेंट के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रसालत उसने अलग ही विभाग बनाया था दीवान रसालत। ऐसे बंदगानों के दीवान बंदगान या दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने को ही अलाउद्दीन खिलजी। अब या तो इनको अलग अलग करके पढ़ो, नहीं फिर कोई मतलब ही नहीं है। देखो मैं ऐसे सब पढ़ते चला जाऊंगा और तुम ऐसे सुनते चले जाओगे, होने जाने वाला कुछ नहीं। जब तक आप उनको सबको अलग अलग कैटेगराइज 10-10-15 बार पढ़ पढ़ के समझ के अपने दिमाग में कुछ ऐसी सीक्वेंस बना के उन्हें आपस में कनेक्ट नहीं कर लेते हो, जोड़ नहीं लेते हो। तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी है फुतुहान ए फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही क्या है? फिरोज शाह की आत्मकथा है। आत्मकथा तो व्यक्ति खुद ही लिखता है, बायोग्राफी। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफी को अपना संरक्षण प्रदान किया। यानी कि जो इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी था वो इसके दरबार में रहता था, और शम्स ए सिराज अफी नाम का भी एक जो होशियार व्यक्ति था वो भी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। फिरोज शाह के शासन काल में खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। इजराइल में है जेरूसलम, नाम सुना है? जेरूसलम कहाँ है? इजराइल में। अरे जीसस का जन्म हुआ था जहां पर, यरूशलेम या जेरूसलम जिसे कहते हैं, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वहां पर एक मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है उमर की मस्जिद। तो इसने फिरोज शाह ने एक जो मकबरा बनवाया था, मकबरा जानते हैं जब किसी कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता है उसको जब दफनाते उसे क्या कहते हैं? मकबरा। जैसे ताजमहल भी क्या है? एक मकबरा है। खान ये जहां तेलंगानी का जो उसने मकबरा बनवाया है उसकी तुलना लोग कैसे करते हैं? जेरूसलम के उमर की मस्जिद से। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अगर पता हो तो, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है कि नहीं है? सुना है? इंटरनेशनल मैच होते हैं, क्रिकेट मैच दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। उसका नाम बदल गया शायद, है कुछ देखना। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को 1389 में सुल्तान बनाया गया। अबू बकर के बाद में फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1398 से 1414 तक तुगलक वंश का आखिरी शासक। तुगलक वंश में 3 ही पढ़ने हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और वैसे तो 2 ही मेनली पढ़ने हैं, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, वैसे 2 ही पढ़ने हैं। आखिरी कौन है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन है? नसरुद्दीन महमूद।
और पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? 1414 में। अब इसका शासन जब रहा तो सल्तनत साम्राज्य, जो सल्तनत क्षेत्र था उनका एरिया, वो बहुत छोटा सा दिल्ली के आसपास तक ही रह गया। किसका टाइम आते आते? नसरुद्दीन महमूद। जब नसरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, तब दिल्ली का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। पालम हरियाणा वही क्षेत्र आसपास का। तो बहुत ही कम क्षेत्र पर इनका कब्जा रह गया, बाकी पूरा क्षेत्र आजाद हो गए। इसी के समय जो है, जब ये 1398 में गद्दी पे बैठा था, तो उस समय भारत पर एक आक्रमण हुआ, जैसे बोलते हैं तैमूर लंग का आक्रमण। किसका? तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग एक बहुत खतरनाक योद्धा था, एक पैर से ये लंगड़ा था, इसलिए इसके नाम के आगे तैमूर लंग लगाया जाता है। और जब ये भारत में आया, जब इसने दिल्ली में आक्रमण किया, तो उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? उसने इसकी बहुत मदद की। चूंकि ये तुगलक शासक खुद अपने आप में वैसे ही कमजोर हो गए थे, तो ये उसके आक्रमण का सामना नहीं कर पाए। किसका? तैमूर लंग का। अब ये वेरी मोस्ट पॉइंट है कि तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण कब किया? 1398। कब किया? इस सन अच्छे से याद रख लेना। जब इसने दिल्ली में आक्रमण किया तो कहा जाता है कि इसने इतना भयंकर आक्रमण किया था, इसकी जहां से सेना निकलती थी वहां इसने रास्ते में कोई मिल जाए, आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, सबको इसने तलवारों से इसकी सेना काटते हुए आगे जा रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में, अकेले दिल्ली में इसने एक दिन में ही 1 लाख लोगों को मार दिया, काट दिया था। यमुना नदी का रंग लाल हो गया था लोगों के खून के कारण, इतना खून बहा था दिल्ली में। किसने? तैमूर लंग। दुर्दांत, बहुत खतरनाक योद्धा था तैमूर। देखिए, इसके शासनकाल में दिल्ली में पालमपुत्र रह गया था। इसके समय ही तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ। 7 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग, जो समरकंद अफगानिस्तान में है, सब समरकंद वहां का निवासी है ना, ने भारत पर आक्रमण किया और अथाह धन संपदा लूटी। मतलब इतना पैसा लूट के ले गया कि इसकी कोई गिनती नहीं है। अथाह पैसा लूट के ले गया, लाखों लोगों को मार गया। तैमूर लंग ने पंजाब के शासक खिज्र खां सैयद को सुल्तान मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के प्रदेशों अपना प्रतिनियुक्ति नीति, क्योंकि ये वही खिज्र खां था जिसने तैमूर लंग की भारत में मदद की थी। जब वो यहाँ से लूट लाट के वापस जा रहा था, तो ये पूरा एरिया किसको सौंप गया? खिज्र खां को। और इसी खिज्र खां ने अगले वंश की स्थापना कर दी, सैयद वंश की। अगला वंश बना दिया सैयद वंश। बात समझ में आप लोगों को आ रही है? तो तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ है? 1398। ठीक है। और आ जाता है कौन सा वंश? सैयद वंश। 1414 से 1451, 1414 से 1451 तक कौन सा वंश आ जाता है? सैयद वंश। सैयद वंश में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। सैयद वंश के बारे में यदि हम बात करें तो खिज्र खां जो इसका संस्थापक है, 1414 से 1421 तक गद्दी पे बैठता है। कौन? खिज्र खां। और ये खिज्र खां खुद की दम पर शासक नहीं बना, ये तैमूर लंग की कृपा से शासक बना है। सैयद वंश का संस्थापक था और यह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता है, इसलिए ये अपने कुल को सबसे श्रेष्ठ मानता है। कि ये कहता है कि हम सैयद हैं। और सैयद लोग कौन होते हैं? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की, हम उन लोगों के वंशज हैं, इसलिए हम मुसलमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा इसका कहना था, है ना। खिज्र खां तैमूर लंग को सेना का सेनापति था और यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। तो आप इससे समझ पा रहे हैं कि यह स्वतंत्र शासक नहीं था। ये तैमूर के जो पुत्र था शाहरुख, उसे टैक्स भेजता रहता था। खिज्र खां ने रैयते आला की उपाधि धारण की। रैयते आला, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्या की उपाधि धारण करिए?
कि सुल्तान तो ये है ही नहीं, सुल्तान तो जब ये कर दूसरे को भेज रहा है तो ये सुल्तान कैसे होगा। तो इसने अपने आप को क्या कहा, रैयते आला। खिज्र खां का प्रशासन उदार एवं न्याय संगत था। खिज्र खां के बाद में सैयद वंश का अगला राजा हुआ मुबारक शाह। यह पहला सुल्तान था जिसने काल में दिल्ली के दरबार में हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। यानी पहला कोई व्यक्ति मुसलमान जिसने दरबार में मंत्री में किसको बना लिए थे, कुछ हिंदुओं को स्थान दिया था। किसके समय में, मुबारक शाह। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। और याहिया बिन अहमद जिसे हम सरहिंदी भी कहते हैं, यह एक बहुत बड़ा साहित्यकार है। कौन है, साहित्यकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी बहुत नाम आता है, आप सुनेंगे जब साहित्य वगैरह पढ़ते हैं तो याहिया बिन सरहिंदी किसके समय, सैयद वंश के मुबारक शाह के दरबार में रहता था। याद रखेंगे इस पॉइंट को आप। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नगर बनाया। जो मुबारक शाह है, खिज्र खां का बेटा, उसने दिल्ली के पास यमुना नदी के किनारे पर एक शहर बनाया। इसका नाम रखा उसने मुबारकाबाद। 19 फरवरी 1434 को सरदार सरवर उल मुल्क ने छल से मुबारक शाह की हत्या कर दी। और मुबारक शाह के बाद में गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1444 तक, इसका पूर्व का नाम था बाबा, अब इसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था, फरीद खां। इंपोर्टेंट कुछ नहीं है, ना मुबारक शाह महत्वपूर्ण है ना मोहब्बत शाह महत्वपूर्ण है, वैसे ही पढ़ना है नाम के तौर पर। मोहम्मद शाह ने पंजाब व मुल्तान के शासक बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि तथा पुत्र कहकर पुकारा। और पुत्र इसी से पुत्र कह रहा, और यही फिर बहलोल लोधी इस वंश को खत्म करके लोधी वंश की स्थापना कर देगा। और इस वंश का जो आखिरी राजा हुआ सैयद वंश का, वो कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह, है ना। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह क्या हैं, देखो खिज्र खां, है ना, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक कौन सा वंश है, सैयद वंश। इसमें राजा हुए हैं खिज्र खां, मुबारक शाह, और इसके बाद में मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। और आलम शाह की मृत्यु 1476 में बदायूं में हो गई थी और सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश में बहुत बड़ी उपाधि नहीं है, लेकिन सैयद वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, लोधी वंश। लोधी वंश की यदि हम बात करें तो लोधी वंश में भी बहुत ज्यादा राजा नहीं है, 2-3 ही लोग हैं। सबसे पहले आ जाता है बहलोल लोधी, संस्थापक है। इसके बाद में आ जाता है सिकंदर लोधी और लास्ट में आ जाता है इब्राहिम लोधी। 3 नाम आ जाएंगे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने जो है बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोधी को इसलिए याद रखना कि सबसे ज्यादा पावरफुल शासक इनमें लोधियों में केवल सिकंदर ही रहा। और सिकंदर को इसलिए और ज्यादा याद किया जाता कि जो वर्तमान में हमारा आगरा शहर है, उस आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। और इब्राहिम लोधी को इसलिए याद किया जाता कि इस वंश का आखिरी राजा है। और पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर भारत पे आक्रमण करता है, बाबर भारत पे आक्रमण करता है तो वो बाबर इब्राहिम लोधी से ही 1526 में हरियाणा के पास जो पानीपत नामक जगह है, वहां पर इसकी लड़ाई होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को। 3 राजा हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी संस्थापक लोधी वंश का 1451 से 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा है। ठीक है, देखिए बात करें बहलोल लोधी 1351 से 1451 से 89 तक दिल्ली का प्रथम अफगान शासक रहा। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो 5 वंश हुए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, उनमें से 4 थे वो थे तुर्क और 1 था अफगान। अफगान कौन है, केवल लोधी वंश। कौन सा वंश है, लोधी वंश। यह गिलजोई कबीले की शाखा साहू खेल में पैदा हुआ था। ये भले ही याद ना हो पर अफगान शासक थे लोधी, ये याद रखना मोस्ट है।
19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली गद्दी पर बैठा और बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए। अब बहलोली सिक्के तो नाम में ही छुपा है, बहलोली तो अपने आप को याद करने की जरूरत तो है नहीं है। और जुलाई 1489 में जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण बहलोल लोदी मर गया। तो कोई लग रहा है पॉइंट आपको इसमें मोस्ट ऑफ, कुछ भी मोस्ट नहीं है, बस इतना मोस्ट है कि बहलोल लोदी लोदी वंश का। समझ में आ रही है क्या? सीधा बैठ के पढ़ ले तू, वाइट कोट बारे एकदम ना करे में गुम हो, सीधो बैठ जाए बेटा ब्याल मोरी है का तेरा लगो ही रहते तो करे जा सकते। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। फिर इसके बाद में कौन आ जाता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सबसे महत्वपूर्ण है। इसने एक तो आगरा शहर बनाया, इसने एक जमीन को नापने के लिए सन की डंडी समझते हो? सन क्या होता है? एक पौधा होता है जिससे धागे निकलते हैं, धागा मतलब रेशेदार फसल से अपन गांव में जिबैये सूतरी रस्सी बनाते थे, ढेरा से ढेर के सन होता है। तो सन की डंडी जिसे नाम दिया गजे सिकंदरी। क्या नाम दिया? गजे सिकंदरी। जमीन अब वर्तमान में जब अपन का जमीन नापते हैं तो जरीफ आती है। क्या आती है? जरीफ, है ना? पटवारी नापते ना खेत, तो कैसे नापते हैं? जरीफ से नाप। तो उस समय जमीन नापने के लिए सन की डंडी या गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी जो है 1489 से 1517 तक, 17 जुलाई 1489 को सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 में, अब ये इंपोर्टेंट है, कब? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी वेरी मोस्ट गुलरुखी के नाम से, उपनाम से कविताएं लिखता था। ये कवि भी था, है ना? कुछ कवि होते हैं ना, कवि लिखते हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर। अब दिनकर क्या है? उनका उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका क्या है? उपनाम। समझ रहे हो? कोई अजय विद्रोही लिख देते हैं, है ना? जैसे आपने कभी किसी किसी के सबके उपनाम होते हैं अपने अपने। जैसे मान लो गली में गुंडे मुंडे होते हैं, जैसे कल्लू सिंह काणिया, तो काणिया उसका क्या है? उसका उपनाम। होते नहीं होते? तो ऐसे आपने भी होते हैं कि साहब आपका नाम है कि रघुवीर सिंह, है ना? तो उसका नाम है कि साहब कुंवर प्रताप सिंह, शॉर्ट में डोलू, डोलू उसका उपनाम है। ऐसे क्या है कि उपनाम, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिए निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजारों पर जाने का प्रतिबंध लगा दी। क्या कह रहे हैं भाई? इसने क्या क्या काम किया कि मुसलमान ताजिया नहीं निकालेंगे, ताजिया, और जो स्त्रियां हैं वो मजारों पर, पीरों की मजार, पीर किसे कहते हैं? जो मुसलमानों में संत होते हैं उन संतों को पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर, है ना? और उन वो जो मर जाते हैं तो उन्हें जहाँ दफना देते हैं उसे कहते हैं मजार या दरगाह। क्या कहते हैं? मजार या दरगाह। देखो जैसे आम आदमी, आम मुसलमान मरा तो उसकी तो कब्र है, कब्र, है ना? कब्र में दफनाते हैं उन्हें। बड़ा आदमी राजा महाराजा तो उसका होता है मकबरा। साधु संत होते हैं उनकी होती है मजार या दरगाह, पीरों। ठीक है? हम में सबके मरघटा होते हैं, मरघटा, या फिर ज्यादा ज्यादा होता है तो कोई संत महात्मा है तो समाधि हो जाती है। क्या हो जाती है? समाधि, है ना? क्या है कि कोई अपने बब्बा बब्बा मर जाए तो अपन बनवा देते हैं सामान्य तौर पे चौतरा, सामान्य चौतरा, बब्बा मतलब कोई मरे हैं। लेकिन अगर कोई अहूत मर जाए, अहूत समझते हो? जिसके कोई मोड़ा मोड़ी ना है तो वो मर गया तो फिर बाकी छतरी बनती है। समझ रहे हो? छतरी ऐसी बनती है, छतरी देखी हुई आप लोगों ने, ये 4 खंबे लगा के इस तरीके की ऐसी छतरी देखी हुई आपने गाँव में? कहीं कहीं बनी छतरी तो उनकी बनती है जिनके जो अहूत होते हैं। आम आदमी का तो केवल चौतरा। आम आदमी का मतलब अपन जैसे मर जाते उनके तो कुछ नहीं होता, साफ
धुआं हो गया था, है ना। थोड़े से अच्छे पहुंचे से बूढ़े पुराने बब्बा मरे हैं, है ना। नाम है तो बब्बा को बना दो चौतरा, स्मारक होता है स्मारक। तो सिकंदर लोदी ने ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। स्त्रियों का पीरों और की मजारों या कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगरा शहर की स्थापना कर दी इसने। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। और ये भी मैंने बताया था, भूमि मापने के लिए इसने प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी जो 30 इंच का होता था कि इसने, हालांकि याद करने में दिक्कत होगी नहीं, सिकंदर सिकंदरी गजे सिकंदरी। सिकंदर के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फैरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया, आयुर्वेद ग्रंथ का। सिकंदर लोदी काल में गायन विद्या का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की। इसमें इसकी चीजों को याद करने में दिक्कत नहीं है, इसमें सब में सिकंदर लगा हुआ है, गजे सिकंदरी, फैरंगे सिकंदरी, है ना, लज्जत सिकंदरी। और आखिरी इस वंश का जो राजा होता है वो है इब्राहिम लोदी। इसको एक ही बात से याद रखा जाता है कि एक तो इसने महाराणा सांगा, राणा संग्राम सिंह जो हमारे महाराणा प्रताप के जो है बब्बा थे, राणा सांगा, एक आंख फूटी हुई थी इनकी और एक हाथ कटा हुआ था। इनके साथ युद्ध हुआ है खतौली का युद्ध। कौन का? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध हुआ था। और सबसे फेमस जो ये जाना जाता है कि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, आपको बताया था मैंने 1206 से 1526 तक सल्तनत काल, 1206 से 1526 तक सल्तनत। तो 26 में से क्या हुआ, बाबर आया, इब्राहिम लोदी को मारा उसने, पानीपत पे लड़ाई हुई, बाबर पानीपत की युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में, और इसमें इब्राहिम हार गया और बाबर जीत गया। तो भारत में नया वंश आ जाता है जिसका नाम है मुगल वंश। क्या आ जाता है? मुगल वंश। तो बाबर का हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां का औरंगजेब, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं तो हम वो मध्यकाल में, है ना। तो क्या है कि इब्राहिम लोदी के बारे में क्या याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान और लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का भी आखिरी राजा है और सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान भी। इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा, अच्छा इब्राहिम लोदी के समय ऊपर से पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी की मृत्यु यानी गले की बीमारी के कारण 22 नवंबर 1517 को अमीरों ने सर्वसम्मति से इब्राहिम लोदी को सिंहासन पर बैठा दिया। इब्राहिम लोदी के समय अफगान सरदारों ने बिहार के गवर्नर दरिया खां लोहानी के नेतृत्व में विद्रोह किया, वैसे ही पढ़ लीजिए। लेकिन इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में एक लड़ाई हुई थी 1517-18 में, खतौली का युद्ध, ये इंपोर्टेंट है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और मुगल वंश की नींव डाली। इस तरीके से हम देखते हैं कि सल्तनत काल पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है और नया स्थापित होता है। क्या अब ये जो 1206 से 1526 के बीच जो टोटल सल्तनत काल चला, इस सल्तनत काल में किस तरीके से प्रशासन होता था, साम्राज्य व्यवस्था किस तरीके से थी, कुछ ये और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हमने 5 वंश पढ़ लिए, अब थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था और देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई और पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। पता है आपको? महमूद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये लेकिन वो भारत का सुल्तान नहीं था क्योंकि उसमें भारत में के लूट लाट के वापस लेके चला गया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पढ़ा था अपन ने। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद को सर्वोच्च रखते हुए सिकंदरे सानी की उपाधि धारण की थी। पढ़ के आए थे बेल अपन, दुनिया को जीतने का निर्णय लिया था इसने।
मुबारक खिलजी सुल्तान का एकमात्र सल्तनत का एकमात्र ऐसा था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया कि मैं खुद ही खलीफा हूं। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। इसने चलाई थी इक्ता प्रथा। क्या चलाई थी? इक्ता प्रथा। सल्तनत काल में स्थायी सेना गठन अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। इसने सेना को कैसे रख दिया? स्थायी, और नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। नगद स्थायी सेना कौन रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को सीधी भर्ती और नगद वेतन देने की व्यवस्था चलाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। जबकि आप देख रहे थे एकता प्रथा चलाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। वह नगद वेतन के बदले में जमीन देता था, है ना। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया, और सैनिकों का हुलिया, हुलिया समझते हो? ड्रेस कोड, है ना। घोड़ों पर नंबरिंग, घोड़ों पर नंबर डाल देना, सरकारी मोहर लग गई कि घोड़ा सरकारी है। नहीं, ना तो सैनिक को पता हो ना सरकारी घोड़ा को पता हो, है ना। घोड़ा है सरकार को, जा रहे हैं ससुराल, समझ रहे हो? तो ये घोड़ा किसका? सरकारी घोड़ा है, ये सैनिक है। ये व्यवस्था कौन ने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार माना जाता है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। काजी उल कुजात सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। काजी उल कुजात मतलब, या मान लो चीफ जस्टिस हो, जो कौन हो? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। देखो, कुरान तो आप जानते हैं मुसलमानों की सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन है? कुरान। और हदीस क्या होती है? कुरान के बाद जो पैगंबर साहब कैसे उठते थे, बैठते थे, खाते थे, फिर उनके साथ जो साहिबान लोग रहते थे, उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में जो लिखा है, अल बुखारी वगैरह, ऐसी क्या है? हदीस हैं। और शरीयत क्या होता है? इस्लामिक कानून। इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? शरीयत। जैसे जैसे मान लीजिए कि किसी ने चोरी की तो उसे क्या सजा मिलेगी, है ना। किसी ने किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखो तो कैसे सजा मिलेगी? तो आंख काट दो, हाथ काट दो, ऐसे मिलती है। पत्थरों से मार दो, ऐसे मिलती है शरीयत में। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अमीरों का महत्व बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय घट गया था। पता ही है आपको, बलबन ने तुर्क चहलगानी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने दले चालीसा बनाया और बलबन ने चालीसा को खत्म कर दिया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सैयद तथा लोदियों के टाइम पे अमीरों का महत्व काफी बढ़ गया था। सल्तनत कालीन सिक्के तो आप पता है कि सबसे पहले अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो उसने देहलीवाल, लक्ष्मी की आकृति, है ना, शिवनंदी की आकृति, सोने चांदी की धातुएं, देहलीवाल किसने चलाया था? मोहम्मद गौरी। इल्तुतमिश ने टका, पीतल, अदल, है ना, टका चांदी का, पीतल, है ना, पीतल नहीं, जीतल है, क्या है? जीतल, जीतल तांबे का, अदल तांबा और चांदी का मिला करके। बलबन ने चलाया था मासा, चांदी का। मुबारक शाह खिलजी ने टकाई अलाई, सोने का सिक्का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सरगनी, अदली, चांदा और कांसे। लास्ट में पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक ने अदा और भिक चलाए थे, तांबे के और चांदी के। किसने कौन से सिक्के चलाए हैं ये यहाँ याद करना है आपको। मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था सल्तनत काल में। जो मंत्री परिषद थी ना, सारे मेन मेन मंत्री बैठते, उसे क्या कहते? मजलिस ए खलवत। बहराम शाह जो 1240 से 42 तक रहा के समय नायब ममालिकत पद का सृजन हुआ, जिस पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन एतगनी को नियुक्त किया गया और दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जो क्या कहलाती थी? इक्ता कहलाते थे। इक्ता कहलाते, बस ये पढ़ लेना। इक्ता या सूबे का शासन नायब या बली मुक्ति द्वारा संचालित होता था। इक्ता क्या हो गया था? प्रदेश हो गए। इक्ता क्या हो गया? प्रदेश। और प्रदेश का जो मुखिया था वो नायब या बली या मुक्ति होता था। इक्ताओं को कायम बांटा था सिकों में। बस सिके क्या हो गए? जिले। जैसे होता ना देश, प्रदेश, प्रदेश में जिले, तो उस समय प्रदेशों को क्या कहा गया? इक्ता। और जिलों को क्या कहा गया? सिख। क्या कहा गया? तो इक्ताओं को सिकों में, जिलों में विभक्त किया गया था। और जैसे जिले का मुखिया कलेक्टर होता है वर्तमान में, तो जिले का सिख का मूल्य कौन था? सिकदार। सिख का प्रमुख होता था। तो जो सैन्य पदाधिकारी था उस सिखों को कायम बांटा परगनों में। परगने माना तहसील।
भाई तहसील, तहसील से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश, है ना। तो सल्तनत, सल्तनत को बांटा है इक्तों में, प्रदेशों में, इक्तों को बांटा है सिकों में, सिकों को बांटा है क्या, परगने में। आज भी अपने इधर आसपास में बहुत से लोग तहसील को परगना कहते हैं, कभी सुना हो तो हमने, है ना। इधर जाओ इधर अपने शिवपुरी तरफ तो वो तहसील नहीं कहते, परगना कहते हैं। हमारा परगना क्या है ये। तो सिकों को परगनों में व्यक्त किया गया था। और परगने का प्रमुख जो व्यक्ति कौन था, आमिल, समझ गए। प्रदेश, देखो राष्ट्र सल्तनत का मुखिया सुल्तान, सल्तनत को बांटा इक्तों में, इक्ते का मुखिया कौन हो गया, सूबा, इक्ता सूबा था, सूबा मतलब प्रदेश। नायब या बली, तैयारी बात सही में। नायब बली कौन है, सूबे का मुखिया, इक्ता का मुखिया। इक्ता बटा था सिख में, सिख का मुखिया सिकदार, है ना। सिख बटा था परगना में, परगने का मुखिया आमिल। शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख कौन करता था, अमीर सादा। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। सल्तनत काल में बटाई प्रणाली को किस्मत ए गल्ला, किस्मत ए गल्ला और गल्ला बक्सी, हासिल एवं हासिल आदि नामों से जाना जाता था। बटाई समझते हो ना, अरे अपन जमीन नहीं देते थे बटाई से, बटिया से, हमारी जमीन तू कर, तो जो तेरे जो आता था उसे कहते थे किस्मत ए गल्ला। गल्ला का है, किस्मत गल्ला जितो आ जाए। सल्तनत काल में बटाई 3 प्रकार से होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। सीधो खेत बांट लो, बोला हो क्या भैया आ तो जहां तू काट ली, आ तो मैं काट लाऊंगा। लंक बटाई, खेत पूरी फसल काट लो, फसल का कहते हैं लाख, लाख का ऐसे कहते हैं, अरे ऐसे गेहूं काट ला है, ढेर लगा दो गेहूं के पूरन को, बस का कहते हैं फसल लाख। तो लाख के बांट लो, और लाख बांट लो, लंक बटाई। और लाख नहीं बांटना है तो थ्रेसर कर लो, रास लगा लो, रास का होगा गेहूं को ढेर, तो बाय बांट लो आधी आधी, तो बका हो गई रास बटाई। बात सही में आ रही। तो बटाई 3 में होती थी, खेत बटाई खड़ी फसल या फसल बोने के तुरंत बाद ही खेत को बांट कर आधा आधा कर लो। लंग बटाई भूसे से अलग किए बिना, ऐसे कैसे गेहूं चना को ढेर लगवे, है ना। कटी फसल को बांट बंटवारा, लंग बटाई। और रास बटाई क्या हो गया, खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद फसल का बंटवारा। मुसरिफ, मुसरिफ नामक अधिकारी लगान निश्चित करता था, टैक्स किस पे कितना लगेगा ये कौन तय करता था, मुसरिफ तय करता था। भूमि का नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान को निर्धारित महासत कहलाता था, कि भूमि पहले नाप लो किस पे कितना टैक्स लगेगा। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो भूमि पर कितना टैक्स लगाना ये कहलाता था मसाहत। बलबन द्वारा इक्ता उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता होना चाहिए जितने भी काम इल्तुतमिश ने करे थे उन सारे कामों पर रोक लगाई थी बलबन ने। दले चालीसा को नष्ट किया बलबन ने, इक्ता व्यवस्था को खत्म कर दिया बलबन ने। फिरोज शाही तुगलक के समय जजिया भूमि कर से अलग कर दिया गया, और बताया था मैंने कि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। और देवल कहाँ था, सिंध पर, सिंध में क्या था, देवल, देवल बंदरगाह था। सल्तनत कालीन साहित्य और संगीत, सल्तनत काल में लाहौर फारसी भाषा का महत्वपूर्ण केंद्र था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित राजकीय पुस्तकालय का अध्यक्ष अमीर खुसरो था। कौन था, अमीर खुसरो। तारीख अलाई के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 15 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख है। फिरोज तुगलक के समय शासन काल में शास्त्रीय रचना राग दर्पण फारसी में अनुवाद किया गया। स्थापत्य कला की बात करें तो सल्तनत काल में स्थापत्य कला समृद्ध थी। दिल्ली के सुल्तानों के साथ साथ इक्तादारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में इमारतों का निर्माण किया। हिंदू स्थापत्य कला और तुर्की कारीगरों के कला मिश्रण से स्थापत्य में नवीनता आई। मेहराब, गुम्बद, मीनार इस काल के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता रही थी। ये देखिए अटाला की मस्जिद है जौनपुर में, उस समय की इमारत है। फिरोज शाह कोटला का किला है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, तुर्कों के समय कला का प्रमुख नमूना अरबी लिपि और अलंकरण की संयुक्त विधि अरवस्क कहलाती थी। क्या कहलाती थी, अरवस्क। भारत में पहली तुर्क मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। याद आ रहा है क्या, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनाई गई थी, दिल्ली में। ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब मीनार का उल्लेख, ये अपन भूल गए, महत्वपूर्ण पॉइंट था, ध्यान रख लेना। कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखने वाला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रख लो, सुन लो ध्यान से, याद ना आए
तो भूल रहे हो तो लिख लेना। कुतुब मीनार दिल्ली में है, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में। एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और इल्तुतमिश को पूरा किसने किया था? कुतुब मीनार को पूरा करने वाला राजा कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? और ये जो कुतुब मीनार है ये 7 मंजिला ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है, लंबा मीनार है। दिल्ली में है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी है, इल्तुतमिश ने पूरा किया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई थी। ठीक है। और कुतुब मीनार का उद्देश्य तुर्की विजय से संबंधित था, इस कारण से इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश था। सल्तनतकालीन प्रथम मकबरा सुल्तान गली का मकबरा है। और इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद भारत की सबसे प्राचीन इमारत है। सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? जमात खाना मस्जिद, जो पूर्णतः इस्लामिक विचारों से अनुसार बनी थी। बस तुगलक वास्तुकला के ढलाव दीवारों को सलामी कहा जाता है। सल्तनतकालीन प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा फिरोज शाह तुगलक का है। निर्मित तेलंगानी का मकबरा है। खान ए जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। अभी मैंने बताया था कि ये खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना हम जेरूसलम के मस्जिद उमर से करते हैं। आया था ये पॉइंट? आया था कि नहीं आया? लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। वेरी मोस्ट, किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? लोधी काल को। और द्विगुम्बदीय शैली का निर्माण सिकंदर लोधी के समय प्रारंभ हुआ। 2 गुम्बद बनाई गई सिकंदर लोधी के समय। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया काय का? सल्तनत काल का। 2 क्लासों में कंप्लीट कर दिया मैंने इसको। और ये इसको आप पूरे को अच्छे से पढ़ना। पूरी पीपीटी को संपूर्ण सल्तनत क्लास में था। नोट्स आपके पास नहीं है तो कल ले लेना, है ना आपका। क्योंकि फिर मैं अलग अभी प्राचीन भारतीय इतिहास का जो टेस्ट लिया मैंने, उसके हिसाब से